Hello, good morning, everybody. So, we are doing UPSC Prelims 2026 Extra Edge series so that you can revise your syllabus and clear cutoff. बट जो हम इसमें कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट। ये ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स हम करते रहेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए। हमने पॉलिटी में पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं लगाए हैं यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट। इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं और पहले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत कोर प्रिंसिपल्स पढ़ ली हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमने उसमें पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इन टॉपिक्स के अलावा वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल फिलॉसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा था आइडिया ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एज वेल एज हमने पढ़ा था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं पहले 2 लेक्चर में। The first 2 lectures are basically a core of polity subject आपका। इससे जो आपके fundamentals हैं वो बड़े strong हो जाएंगे and that will help you to answer the analytical questions that are asked in polity section। आज हम start कर रहे हैं lecture number 3। अब ये lecture number 3 and lecture number 4, these 2 lectures will be on the topic of fundamental rights। ये बड़ा important topic है। तो without wasting much time, let's start with the fundamental rights directly। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू इंश्योर आप रेगुलर रहें। ये सीरीज आपको डेली 5:30 AM मॉर्निंग में मिलती हैं वीडियोस। ये मिलती रहेंगी, सारे सब्जेक्ट्स आपके पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारे आपको कवर करवाए जाएंगे इन अ मैनर कि आपके एग्जाम के रेलिवेंटेड पढ़ाई की जाए, ताकि आपके कुछ घंटों में ही पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल राइट्स। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर वेरी फंडामेंटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। उसकी मेंटल फिजिकल वेलबींग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को हमने देखा था, आर्टिकल हमने क्लासिफाई कर दिया था आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। पर जो फंडामेंटल राइट्स का जो है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। वी टेक बोरोड इट फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने आपको बता दिया था। अब आता है हमारा आइडिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12, इसको पढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। अब जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तो एक चीज समझाई थी कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स मेनली अगेंस्ट द स्टेट। तो पहले तो हमें आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि राइट्स किसके अगेंस्ट हैं। तो आर्टिकल 12 टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट या फिर व्हाट इंक्लूड्स इन दैट। तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन दी है। पर स्टेट में आता क्या क्या है, तो एक चीज समझ लेना, स्टेट की डेफिनेशन में चीजें आती हैं जैसे कि हमारी यूनियन लेवल पे यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, वो भी किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। अब मान लो कोई ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट की है, फॉर एग्जांपल कोई पीएसयू है, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो भी किसका पार्ट है, इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशंस हैं या पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो किसका पार्ट आते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो हमने स्टेट को क्यों डिफाइन किया है कि हमें पता हो कि जो स्टेट है उसके अगेंस्ट ही तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसीलिए हमने ये रखा है स्टेट की डेफिनेशन में। और या फिर मान लो अगर कोई भी ऐसी बॉडी जो प्राइवेट है बट वो प्राइवेट बॉडी स्टेट से कोई ना कोई हेल्प ले रही है, दैट ऑल्सो प्राइवेट बॉडी
इज ऑल्सो विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो जहां पे भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है वहां वो सारी चीजें स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगी। और बस याद रखना यहां पे जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट। यहां पे लिख लो कि जुडिशरी वाला जो एंगल है, चाहे वो हायर चाहे सुप्रीम कोर्ट, वो इसका पार्ट नहीं है किसका, डेफिनेशन ऑफ स्टेट का। ये क्रॉस करके लिख लें ताकि अगर प्लिम्स में आता है तो आपका वो चीज गलत ना हो। आया समझ में यहां तक? अब ये आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आपको आइडिया मिल गया क्या है स्टेट। अब जब आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं आगे, कोई भी लॉ उन फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता या उनको डेल्यूट नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी abridged or diluted by any law. If it is done, that law will be unconstitutional and void. ये कहानी लिखी है आर्टिकल नंबर जो हमारा 13 है कि कोई भी लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज और डिल्यूट नहीं कर सकता। अगर करता है देन दैट लॉ विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो ये नहीं हो सकता। अगर हो जाता है तो क्या बन जाएगा लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ये आर्टिकल 13 में लिखा है। और आर्टिकल 13 में लिखा है कि लॉ में आता क्या क्या है। तो लॉ की डेफिनेशन में सिर्फ वो नहीं आता है जो पार्लियामेंट बनाती है, हम लॉ को वो भी समझ सकते हैं अकेला। तो पार्लियामेंट की जो इनेक्टमेंट्स हैं वो तो लॉ है ही हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी लॉ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई क्या बनाया है, रूल और रेगुलेशन बनाई है, वो भी किसकी डेफिनेशन में आती है, लॉ की डेफिनेशन में आती है। तो आपको पता होना चाहिए लॉ का मीनिंग यहां पे क्या है, ब्रॉड है। यहां पे एग्जीक्यूटिव के रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ, इन सभी की डेफिनेशंस में आते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मान लो कोई ऑर्डिनेंस होता है, आप देखते हैं ये बनाती है एग्जीक्यूटिव, वो भी किसकी डेफिनेशन में आता है, लॉ की डेफिनेशन में आता है। तो लॉ की मतलब बड़ा ब्रॉड है इन आर्टिकल 13। तो ये समझ में आना चाहिए कि लॉ ब्रॉड टर्म है। ये लॉ पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया हुआ लॉ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर बनाया गया कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके अंदर आते हैं डेलीगेटेड पावर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसका पार्ट है। लोकल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए वो भी इसका पार्ट है, ऑर्डिनेंस बनाया वो भी इसका पार्ट है। ये आपको समझना है। तो नॉन लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए भी आते हैं और लेजिस्लेटिव पर्पसेस वाली चीजें इसमें लॉ की डेफिनेशन में आती है। ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आर्टिकल नंबर 14। यहां से हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। हम जो ये लेक्चर्स कर रहे हैं इसका ड्यूरेशन रहता है आपका अप्रॉक्सीमेट 1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स। ये आप उस हिसाब से अपने लेक्चर्स को लगाते रहें। बस साथ में कॉपी पेन उठा के ट्राई करें कि इन लेक्चर्स को नोट डाउन भी करते रहें, की पॉइंट्स को, ताकि आप एक्टिवली लेक्चर को लगा पाएं। ये ना सिर्फ सुन रहे हैं और पैसिव लेक्चर लगा रहे हैं। आया समझ में यहां तक? अब आर्टिकल 14 जो है हमारा, इस आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि एक प्रिंसिपल आर्टिकल 14 में है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक चीज लिखी गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें, दैट एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो कंसेप्ट्स हैं इसमें। अब जो हमारा आर्टिकल 14 है ये कह रहा है कि सभी लॉ के सामने बराबर हैं और लॉ को भी इक्वली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं क्या है ये। इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल मतलब है कि कोई भी लॉ के सामने अलग तरह से डील नहीं किया जा सकता। इवन एवरी पर्सन, वेदर द पर्सन इज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कॉमन मैन, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। ये है किसका आइडिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया। जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को पढ़ते हैं, इट मींस इन इक्वालिटी बिफोर लॉ हु रूल्स, रूल्स इज लॉ, दैट इज रूल ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में इम्प्लिसिटली कौन सा चीज ऐड की गई है,
रूल ऑफ लॉ। तो पहले क्या हुआ करता था? रूल ऑफ किंग। इस आर्टिकल ने रूल ऑफ किंग को बदल के किस में कन्वर्ट कर दिया? रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको एक और भाषा में बोला जाता है, दैट इज रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स। That is, the earlier it was rule of king. The king was the law. Now law is the king. यहां था king was the law, और now the dictum is law is the king. तो हमने जो आर्टिकल 14 देखा, उन्होंने बोला कि सभी लॉ के सामने बराबर हैं। अगर लॉ के सामने बराबर है मतलब नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिफोर द लॉ, चाहे वो कुछ भी हो पर्सन में। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ आ रहा है तो मतलब वहां पे कोई भी कौन सी क्लास नहीं होगी? इट मींस इन इक्वालिटी बिफोर लॉ देयर विल बी नो प्रिविलेज्ड क्लास। तो अगर मैं आगे जाके स्लाइड में लिखूं तो यह बोल रहे हैं नो प्रिविलेजेस, एवरीबॉडी विल बी इक्वल, नो प्रिविलेजेस टू एनीबॉडी। तभी तो क्या आएगा? रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ आ रहा है तो एक चीज समझें, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, बट वो इक्वालिटी कौन सी है? इट इज अ लीगल इक्वालिटी और कॉल्ड एज ज्यूरिडिको इक्वालिटी। मतलब इन जुडिशियल स्फीयर द पर्संस आर इक्वल। ये बाकी सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट लीगल और ज्यूरिडिको इक्वालिटी। अब जब ये रूल ऑफ लॉ है तो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का इनडायरेक्टली मतलब क्या बन रहा है? इसका इनडायरेक्टली मतलब बन रहा है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नथिंग बट रूल ऑफ लॉ। तो ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है। और जब रूल ऑफ लॉ आता है तो यू ऑल्सो नो कि रूल ऑफ लॉ इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉल्ड एज लिमिटेड गवर्नमेंट। तो लॉ जब आता है तो गवर्नमेंट की पावर लिमिट हो जाती है, तभी ये प्रिंसिपल आर्टिकल 14 वाला इनको प्रमोट कर रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट। ये सारा कुछ रूल ऑफ लॉ में ही लिखा हुआ है। अब मुझे एक चीज बताएं, रूल ऑफ लॉ तो आर्टिकल 14 में लिखा है, उसे बोल देते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं बात करूं, एक और टर्म लिखी हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है भाई? अगर दो इंसान पहले ही ए और बी अलग अलग लेवल पे हैं, इफ यू ट्रीट देम इक्वली, तो क्या प्रॉब्लम होगी फिर? दैट पर्सन विल हैव एक्स्ट्रा एडवांटेज बिकॉज ये पहले ही क्या है? आगे है। तो अगर दो लोग इक्वल हैं, उनको तुम इक्वली ट्रीट करो, दैट विल बी द लीड्स टू अ काइंड ऑफ अ जस्टिस इन द सोसाइटी। But if two people are already unequal, if you treated them equally, that will be promote injustice in the society. So equal protection of law says कि equals should be treated equally and unequals should be treated unequally. That idea was given by the Aristotle also कि unequals को unequally treat करो, equals को equally, like should be treated likely and unlike should be treated अनलाइकली। तो ये आइडिया कहां लिखा है? अगर लॉ के सामने बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, तो लॉ को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि लॉ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए बाय इंश्योरिंग कि लोग पहले सेम लेवल पे थे या नहीं थे। और इसी के चीजें के अंदर आती है कि अगर दो लोग अलग हैं तो उनको अलग ट्रीट करना पड़ेगा, तभी हमारे में क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी। तो ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट टेक्स इनटू अकाउंट इवन इफ द इनिशियल कंडीशंस आर सेम और नॉट। ये कहां पे आता है आइडिया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। ये आपको समझ में आया। अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इस इक्वालिटी बिफोर लॉ में एक स्कॉलर है, उनका नाम है एबी डाइसी, अ स्कॉलर बाय द नेम एबी डाइसी। He has given the 3 principles of rule of law. ये बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हैं। 3 principles of rule of law. पहला प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट हो। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है वहां पे आर्बिट्ररी पावर ना हो।
तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब पनिशमेंट लॉ से आनी चाहिए, ना कि किसी आर्बिट्ररी पावर से। तो नोबडी कैन बी पनिश्ड, nobody can be punished if there is no law prohibiting that act. मतलब without law there cannot be any punishment. तो you should have first make a law. law मतलब broad, parliament, executive, सब कुछ। तो you should make first a law, और लॉ ने अगर पनिशमेंट दी है तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी। विदाउट लॉ देयर कैन नॉट बी अ पनिशमेंट। ताकि रूल ऑफ लॉ चल पाए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलनी पाए। पुलिस अपने आप आपको पनिशमेंट नहीं दे सकती, वो आईपीसी में लिखा है या भारतीय न्याय संहिता में लिखा है, तभी आपको पनिशमेंट मिलती है। और जब मिलेगी तो सभी को इक्वल होनी चाहिए, इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए, या उसे बोल देते हैं कि द एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ इन अ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डिनरी मैनर। तो सभी का ट्रीटमेंट जो होगा पनिशमेंट का, वो ऑर्डिनरी कोर्ट में होगा, इन ऑर्डिनरी मैनर होगा। वो सभी कोर्ट के सामने क्या है? सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग जज होगा, उनके लिए, अमीरों के लिए अलग होगा। तो आप पहले तो आपको पनिशमेंट तभी मिलेगी when there is a kind of a law exists that is prescribing that punishment. Second is important. Then if that happens, then everybody should be treated equally before law in an ordinary court of law in an ordinary manner. और थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने दिया था जो इंडिया में वैलिड नहीं होता, that constitution is the creation of parliament. इंडिया में ये वैलिड नहीं है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। बट क्योंकि स्कॉलर ब्रिटेन के हैं तो उन्होंने बोला जो भी ये बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा, बिकॉज वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, तो पार्लियामेंट के बनाया गया हर चीज क्या है? संविधान ही बन जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन बाय एबी डाइसी इन रूल ऑफ लॉ। अब जब हमने ये पढ़ा इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो प्री में पूछी भी जा सकती है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट थिंग कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, इसके कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं संविधान में, उसको भी लिख लें। रूल ऑफ लॉ, या इसको मैं बोल देता हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये कौन सी प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी? ज्यूरिडिको इक्वालिटी। अब इसके एक्सेप्शंस हैं, उसको समझ लें क्या है एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन क्या दी हुई है भाई? ये एक्सेप्शंस दी हुई हैं पर इसका एक पर्पस है तो दी हुई है। जैसे पहली एक्सेप्शन क्या है? अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर, अब भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों टॉप पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट इज द काइंड ऑफ फर्स्ट सिटीजन, गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। ऐसे ही प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर ऑफिस में बैठे हैं तो इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ये ऑफिस में, इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और जब तक ये ऑफिस में है कोई भी इनका अरेस्ट या डिटेंशन नहीं हो सकता जब तक ये ऑफिस में है। और नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम अनलेस और अनटिल उनको 2 मंथ का नोटिस दिया जाए, उसके बाद स्टार्ट हो सकते हैं। तो वैसे तो कॉमन इंसान के लिए ये क्या है, चीजें अलाउड नहीं है, पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में ना तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, ना उनके लिए अरेस्ट की नोटिस इशू किए जा सकते हैं, ना उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इशू की जा सकती हैं अप टू 2 मंथ्स। उसके बाद आपको पहले उनको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा 2 मंथ्स का, उसके बाद ही ये किया जा सकता है। मान लो आप में इंडिया में यूएन के ऑफिसर्स आए, यूएनओ के, या आप में कोई फॉरेन डिप्लोमेट आया, उनको भी तुम ऑर्डिनरी लॉ के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते जैसे आप बाकियों कर सकते हो। ये भी क्या है? एक्सेप्शंस है। तो दीज एक्सेप्शंस हैव बीन गिवन सो दैट इनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके। और वहां इसलिए बिकॉज वी हैव अ काइंड ऑफ अ फॉरेन रिलेशंस, उन पे इंपैक्ट ना पड़े और वो नेशंस अपने आप उन पर्सन को डील कर लें, इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ। वैसे एक और एक्सेप्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 105। वो क्या एक्सेप्शन है
कि जो पार्लियामेंट में बोला जा रहा है, अगर आप पार्लियामेंट में जाएं, एमपी ने पार्लियामेंट में जो भी बोला उसके लिए वो लायबल नहीं है किसमें, कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस दी गई हैं, तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी लायबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग सेड, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस, इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपने कुछ भी बोल दिया तो आप उस पर वो नहीं लगाएंगे एफआईआर कर दी क्योंकि उसने लॉ का वायलेशन किया, वहां पे कोई लॉ नहीं लगता है पार्लियामेंट में, यू कैन डू एनीथिंग। वो एमपी लायबल इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी क्या एक्सेप्शन है क्योंकि बाकियों पे लगेगा, आप पे नहीं लग रहा है। वैसे सेम इज 361 में, आर्टिकल 361 ए में एक और आर्टिकल है कैपिटल ए में, अगर आपने मान लो कोई भी पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हुई, आपने ट्रुथ उसके जो हुआ उसके बेसिस पे क्या कर दिया, कुछ नहीं पब्लिश कर दी न्यूज़पेपर ने, तो अगर पार्लियामेंट में जो भी हुआ है आपने पब्लिश कर दिया, अब आप पे भी क्या होगा, कोई भी रूल ऑफ, आपको कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स आप पे नहीं लग सकती क्योंकि आपने पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको ट्रुथफुली कहां रख दिया है, पब्लिक डोमेन में रख दिया है। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप पे कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। तो दीज आर द एक्सेप्शंस गिवन टू यहां पे। वैसे ही एक आता है आपका आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल 31C इज टॉकिंग अबाउट, आप अगर आगे जाके पढ़ेंगे हम आर्टिकल 31C, इसमें फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई बार लॉ नहीं लगता है। इन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, द लॉज मेड बाय स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने 31C के अंदर 14 और 19 फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हो इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपीज अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी। वहां पे फिर रूल ऑफ लॉ नहीं लगेगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ये सारी चीजें कहां लिखी हैं, आर्टिकल 31 कैपिटल सी में। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपल है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। उसके 3 प्रिंसिपल है एविडाइसी के। पहला है, अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो लॉ के अंतर्गत देनी है, लॉ उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड क्या है, अगर है तो सभी को इक्वल होनी चाहिए पनिशमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डिनरी मैनर। और थर्ड था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट, जो इंडिया में वैलिड नहीं होता बिकॉज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है, ना कि पार्लियामेंट से क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और आर्टिकल जो 14 है इसमें रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल इम्प्लिसिटली क्या है, मेंशन्ड है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या प्रमोट करती है, लिमिटेड गवर्नमेंट और आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करती है। और इसका एक आर्टिकल 14 में एक और प्रिंसिपल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वहां होता है कि लॉ को भी इक्वली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय मेकिंग द डिफरेंस की जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करो और इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो। तो दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये है कोर प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 15। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 15 बिकॉज आर्टिकल 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 15 क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन को लेके है। आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल जो 14 है ये रूल ऑफ लॉ प्रमोट कर रहा है। और रूल ऑफ लॉ में क्या खत्म हो रहा है आपका, आर्बिट्रेरीनेस। और अगर आर्बिट्रेरीनेस खत्म हो रही है आपकी, इट मींस आप किसी एक बंदे की पावर को खत्म कर रहे हो, तो मतलब किंग खत्म हो रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यहां पे, लोग इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और लोग इंपॉर्टेंट कहां पे होते हैं, इन डेमोक्रेसी। तो अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 14 क्या प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहा है बिकॉज वहां पे रूल ऑफ लॉ है, मतलब पीपल आर सुप्रीम, नॉट एनी अदर इंडिविजुअल इज सुप्रीम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को कि जो आर्टिकल 14 है ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो जो आर्टिकल 15 है इसमें लिखा है देयर शैल बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, तो देयर कैन नॉट बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर रहा है। तो हमने आर्टिकल 15 इसलिए लिखा क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, सभी को इक्वल ट्रीट करना है। तो वो तो फिर आर्टिकल 14 में भी लिखा है। पर आर्टिकल 14 इज ओनली अबाउट लीगल इक्वालिटी, इट इज जुरिडिको इक्वालिटी, लॉ के बारे में बात हो रही है।
या डिस्क्रिमिनेशन और डोमेन में भी है. फॉर एग्जाम्पल, नो डिस्क्रिमिनेशन only on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth. तो यहां पे 15 आर्टिकल में सिंपल लिख दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. बट सबसे बड़ी बात क्या है, कोर पॉइंट क्या है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट, सिटीजन के अगेंस्ट. बिकॉज आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 एंड 30 दीज राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन. तो यहां पे नॉन सिटीजन तो नहीं आएगा. और किसके अगेंस्ट है, स्टेट. तो दिस आर्टिकल 15 का जो पहला है क्लॉज, वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन बाय द स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो आपको यहां से समझ में आया कि ये जो आर्टिकल 15 है, तो ये बोलता है प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इट्स सिटीजंस ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स. तो दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, सिटीजन एंड स्टेट. तो ये आपको क्लियर हो गया है. अब जब ये प्रिंसिपल आया है नो डिस्क्रिमिनेशन का, ये जो प्रिंसिपल आया है इसके क्या प्रमोट कर रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन ग्राउंड्स पे नहीं होनी चाहिए, ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स. अगर मान लो कोई और ग्राउंड आ गया, वो उनके साथ मिल गया, इन पांचों के साथ, इन पांचों में से किसी के साथ, तो अलाउड है. अकेले इन पांचों ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए. जो ग्राउंड कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अगर कोई और ग्राउंड आ गया और इनमें से ये साथ में और ग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड नया आ गया और पांचों में से कोई और ग्राउंड आ गया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है. ये बोल रहा है आर्टिकल 15. एग्जाम्पल, हमने बोला कि वुमेन, पहले बोला जाता था कि जो वुमेन है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, उनका बायोलॉजी अलग है. उस बेसिस पे हम वुमेन को आर्म्ड फोर्सेस में नहीं लेके आएंगे. तो हम नहीं लेके आए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्योंकि वो सेक्स के बेसिस पे नहीं है. वो एक और ग्राउंड है फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे है. और जो सेक्स ग्राउंड है वो क्या है, सेकेंडरी है. तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स है, वो अलाउड नहीं है. पर कोई और ग्राउंड है पांचों के अलावा, फिर अलाउड है. तो हमने बोला वुमेन अलग है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, तो वुमेन को अलग ट्रीट किया जाएगा, तो उनको आर्म्ड फोर्सेस में नहीं रखा जाएगा. तो हमने उस ग्राउंड पे उनके साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, और वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है. वो बात अलग है कि अब जजमेंट चेंज हो गई है, पर हमने स्टार्टिंग में इस बात को रखा और कोर्ट ने माना भी इस बात को. तो ये क्या है, इस चीज को लेके है कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है, इट सेज दैट नो डिस्क्रिमिनेशन. और अगर हमें समझ में आ गया, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, सिटीजन, स्टेट एंड ओनली. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2. अब जो आर्टिकल 15 है और क्लॉज 2 है, इट सिंपली सेज इट इज इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट. जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, इट इज इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट. इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट. और अकेला स्टेट नहीं है, बस ये तभी लिखवाया है इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट के अगेंस्ट है. बोल क्या रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो बोल रही है कि नो पर्सन या नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन असेसिंग द पब्लिक, जो हमारे क्या हैं, प्लेसेस हैं, लाइक टैंक्स, रेस्टोरेंट. सो इन चीजों में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. वो इंडिविजुअल भी कर सकता है प्राइवेट, या स्टेट भी कर सकती है. तो लाइन क्या है कि इट इज इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड स्टेट सो दैट नो पर्सन, या इसमें भी क्या आएगा, वर्ड क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड. वर्ड क्या है यहां पे, पर्सन नहीं है, वर्ड क्या है, सिटीजन. क्योंकि आर्टिकल 15 इज ओनली फॉर द सिटीजन. तो मैंने पर्सन वर्ड यूज किया, पर्सन नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज आर्टिकल 15 इज ओनली फॉर द सिटीजन. तो ये कह रहा है कि नो सिटीजन shall be discriminated by the individual or the state in assessing the public places such as hotels,
restaurants, parks, tanks, wells, etc. तो ये लिखें tanks, wells, etc. only on the grounds of वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15(2) अगर हम बात करें, लोगों को टैंक पे जाने के लिए रोकते थे बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। यही होता था, टैंक पे जाके रोकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो क्या प्रमोट कर रहा है एक तरह से, कौन सी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है ये आर्टिकल? अनटचेबिलिटी को भी खत्म कर रहा है कि आज के बाद तुम किसी के कास्ट के बेसिस पे उसको पब्लिक टैंक पे या पब्लिक रोड पे, पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल क्या? आर्टिकल 15 क्लॉज 2। तो 15(1) में और 15(2) में फर्क ये है कि इट इज ऑल अबाउट पब्लिक प्लेसेस। हमने 15(2) इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन कौन सी होती है पब्लिक प्लेसेस में, वो हमने बंद कर दी। ये आर्टिकल 15(1) में भी आ चुका था, पर 15(1) इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये हमने इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कौन करते हैं, अनटचेबिलिटी कौन करते हैं? इंडिविजुअल भी करता है। तो इसलिए हमने आर्टिकल 15(2) लिखा 15(1) के अलावा। तभी कहते हैं कि भारत का जो संविधान है ये बड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी डिटेल इज मेंशन्ड, और हर चीज को साथ में लेके चला गया है। अब लिखते हैं हम आर्टिकल जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 एंड 5, 6। आगे बहुत सारे आएंगे, पर पहले मतलब समझ लेते हैं। आर्टिकल 15(1) में और आर्टिकल 15(2) में कौन सी लैंग्वेज बोली गई है? इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली। मतलब यहां बोला गया है कि इंडिविजुअल्स को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या बोलती है कि स्टेट को ऐसा नहीं करना, इंडिविजुअल को ऐसा नहीं करना। इक्वालिटी बिफोर लॉ मना करती है। इसकी टोन क्या होती है? नेगेटिव होती है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, स्टेट को ये नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की टर्मिनोलॉजी क्या होती है? नेगेटिव होती है कि सभी को, नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली, नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड डिस्क्रिमिनेटेड। ये सारे टर्म्स क्या हैं? ये नेगेटिव टोन है, मतलब स्टेट पे ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, स्टेट को ऐसा नहीं करना है। तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि स्टेट को क्या नहीं करना है, तो इसकी टोन क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अगर मैं बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, उसमें स्टेट को बोला जाता है कि जो लोग क्या हैं, ऑलरेडी पीछे हैं, उसको तुम एक्स्ट्रा एडवांटेज दोगे। तो यहां पे स्टेट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो इसकी टोन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब क्या कि स्टेट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो ये स्टेट की पावर को, स्टेट को पावर देती है कि यू हैव टू डू समथिंग पॉजिटिव सो दैट इक्वल ट्रीटमेंट कैन बी इंश्योर्ड। तो इन वेरी नटशेल सिंपल चीज क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है किसी चीज को रोकना, कि ऐसा नहीं करना। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की होती है कुछ करना, किसके अगेंस्ट, किसके फेवर में? जो वीकर सेक्शन है। अब आर्टिकल 15(1) और 2 कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ की। और वैसे ही आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इसका मतलब क्या है कि कैसे आपको स्टेट को रोल प्ले करना है फॉर द वेलबींग ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब हम समझते हैं कि ऐसा 15, 3, 4, 5, 6 में 15 क्लॉज 3, 4 एंड 5 एंड 6 में क्या क्या लिखा है। पर एक चीज और समझ लें, अगर स्टेट पे ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, तो स्टेट को ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन तो फुलफिल करनी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। पर वो करना है कि स्टेट पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, दैट ऑब्लिगेशन इज नॉट बाइंडिंग, इट मींस इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। अगर करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे, ये उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट जस्ट पुटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 एंड 5 एंड 6, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में सिंपल सी लाइन लिखी है सर, क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वीकर सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात कर रहे होंगे। 15 क्लॉज 3 में बोला है कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें कौन आते हैं?
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, या उसमें कौन आ जाते हैं, एससीज एंड एसटीज, और बाद में कौन आ गए थे, ओबीसीज। तो मैंने मतलब किन की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं। उनके लिए स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकती है, ये लिख के छोड़ दिया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो क्या लिखा है कि अंडर आर्टिकल 15, ये हमने सॉरी ये हमारे क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात कर रहे हैं, 4 की, 3 की नहीं है। तो पहले 4 देख लेते हैं, फिर हम 3 करेंगे। हमने गलती से इसको 3 लिख दिया है, 4 है, 3 अलग है, वो वुमेन और चाइल्ड को लेके है। 4 में क्या है, इसको लेके है। ऐसे करते हैं, पहले हम 3 कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए 4 में। तो 4 मैं करवाता हूं। पहले आर्टिकल जो 15 क्लॉज 3 है उसमें बोला है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन है, इन दोनों के लिए स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकती है। तो ये तो वैसे अगर कोई और जेंडर बोलेगा, मेल जेंडर बोलेगा कि भाई ये तो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर बोलेंगे नहीं, हमने वुमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए बोला है, क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड आर ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ लेस डेवलप्ड इन द सेंस दैट दीज जेंडर्स आर नॉट दैट डेवलप्ड लाइक अदर जेंडर। तो इनके लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। तो आप ये नहीं बोल सकते आप इसका डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही क्या अनइक्वल हैं, तो इनके लिए स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है। तभी हमने आर्टिकल में क्या लिखा है कि वुमेन और चाइल्ड के केस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाय स्टेट। इन केस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड स्टेट कैन मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आज भी जैसे हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडी, उनमें हमने वुमेन के लिए क्या रखी हुई है, रिजर्वेशन रखी हुई है कि इतने % वुमेन की सीट्स क्या होंगी, रिजर्व होंगी। आप बोल सकते हो गलत बात है कि वुमेन को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्यों दे रहे हो। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वुमेन ऑलरेडी क्या है, मेल के बराबर नहीं है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा है, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा है। और हम जैसे वुमेन होती हैं तो इनको रात को 10 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट करना है तो एक फीमेल वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ये मेल के लिए प्रोविजन अलाउड नहीं है। आप बोलोगे उनको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, तुम बेनिफिट्स दे रहे हो, नहीं, बिकॉज वुमेन आर डिफरेंट, तो दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तभी इसको आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में प्रोटेक्ट किया गया है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज बेसिकली फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात की गई है। अब आता है, हम पढ़ रहे थे जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये बस याद रखना, गलती से अगर ये 4 है, ये 3 नहीं है, तो इसको 4 कर लें। सेम अगर वहां पे वुमेन और चाइल्ड की बात की गई है, यहां वी आर टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसमें आ जाती है एससी एसटी, बाद में आ गए ओबीसी। इसमें स्टेट कैन मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दोज बैकवर्ड क्लासेस। उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 15 क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट हमारा बैकवर्ड क्लासेस। ये पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पहले नहीं था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमने ऐड किया। इसमें क्या लिखा गया ब्रॉडली कि एफर्ट्स ले सकती है। कौन से एरिया में कैसे, वो मेंशन नहीं किया, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया, जैसे कि स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 15 क्लॉज मेरे को बोला था बेयर एक्ट लेके आए, तो बेयर एक्ट में साथ साथ में पढ़ते रहें क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो ये सेम चीज आपको भी इंश्योर करनी है कि आप आर्टिकल 5 को साथ साथ में पढ़ते रहें। जैसे आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, 15 क्लॉज 4 में लिखा है एग्जैक्ट वर्ड कि नथिंग इज इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or scheduled tribes or scheduled caste। तो वहां वर्ड क्या लिखे हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये वर्ड लिखे हुए हैं संविधान में, तो आपको ये इंश्योर करना है ये वर्ड लिखे हों। और बाद में तो हमारा जो बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन बढ़ गई, बिकॉज ऑफ हमने क्या इंक्लूड कर लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो किसी भी एरिया में एफर्ट ले सकती है, स्पेशली क्या है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज गवर्नमेंट ने जब ये अमेंडमेंट की उसके बाद गवर्नमेंट क्या हुई, गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लिए।
तो हम इसे लिख रहे हैं स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। संविधान में नहीं लिखा है, लिखा है कहीं भी एफर्ट ले सकते हैं, तो हमने कहां पे लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब जब ये हो रहा था तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की जब बात हो रही है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो बात है, इट इज अबाउट टेकिंग एफर्ट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कहीं भी किसी भी एरिया में एफर्ट है। बट जब हमें लगा कि स्टेट को और भी एफर्ट लेने पड़ेंगे स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, तो हमने एक स्पेशल आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, एंड दैट वाज डन इन बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो हमने 93rd अमेंडमेंट की 2005 में, तो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया। इसका पर्पस क्या था कि हम उसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल स्फीयर में इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो एडेड हो चाहे ना हो, उसमें भी स्टेट क्या कर सकती है? इनके लिए एफर्ट्स ले सकती है। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा है संविधान में? तो वो लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेटेड टू द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां किसकी बात हो रही है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। और आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेदर एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट स्कूल्स, वेदर एडेड और अनएडेड। बस एक चीज याद में रखनी है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए। ये आपको बाद में बताएंगे, पर आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में हमने स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब बात की है तो प्राइवेट की भी बात की है, और प्राइवेट में एडेड और अनएडेड की बात की है। किसको छोड़ के? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के। क्योंकि ये वाले जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं आर्टिकल 29 में, और आर्टिकल 29 में इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने की पावर इनको दी गई है कि ये अपने कल्चर को बचा पाएं। इसमें स्टेट का लॉ नहीं लगता है। तो आर्टिकल 29 में पढ़ेंगे कि वहां पे स्टेट का नहीं चलता है, वहां पे माइनॉरिटी वाले खुद अपना एडमिशन पॉलिसी बना सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं, वहां पे रिजर्वेशन नहीं हो सकती, या वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर कर सकती है। दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कब ऐड किया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया। और सिमिलरली वी एडेड अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS। हमने बोला जो ऊपर वाले हैं 4 और 5, वहां सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको छोड़ के जो हैं वो कौन है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उनके लिए भी स्टेट क्या कर सकती है? रिजर्वेशन लिफ्ट ले सकती है। और कौन होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये स्टेट डिसाइड करेगा। जो भी डिसाइड कर लिया उसके लिए स्टेट एफर्ट ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये भी क्या है? सही है। पहले डिबेट चलती रहती थी कि हमारी बैकवर्डनेस कैसी होनी चाहिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए। अब हमने उसमें इकोनॉमिक एंगल भी ऐड कर दिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी क्या है? उसके लिए भी स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती है, स्टेट लेती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में EWS के लिए अलग कोटा है, एग्जाम में अलग है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो कि क्या है? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल जो 16 है वो किसके लिए है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो 15 था डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको हमने और स्पेसिफिक करते रहे हम, और कहां पहुंच गए? एजुकेशन में। पर वीकर सेक्शन के लिए, सॉरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चाहे वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं जो, उनके लिए स्टेट कोई भी एफर्ट ले सकती है, इंक्लूडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं तो एक चीज ये समझें, आर्टिकल 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके, और इट इज दिस आर्टिकल इज आल्सो अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन ओनली। यहां पे नॉन सिटीजन के लिए ये आर्टिकल अवेलेबल नहीं है। दिस आर्टिकल इज अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजंस एंड नॉट फॉर द नॉन सिटीजंस। अब ये है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो आर्टिकल 16 का जो कोर है, इट सेज दैट कि इक्वालिटी ऑफ, अगर मैं आर्टिकल 16 के बारे में लिखूं तो वो क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक
एम्प्लॉयमेंट। ये कोर है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम एक एक आर्टिकल करके, आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉजेज हैं 1 2 3, इसको एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 16 क्लॉज 1। आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 16 ब्रॉड कन्फर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑन सिटीजंस दैट दे शुड बी गिवन द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये है ब्रॉड। अब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है वो है यही जो हमारा क्या है, लिखा क्या हुआ, नो सिटीजन लिखा है, प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, दिस इज आल्सो गिवन to the citizens against the state only, state shall not discriminate its citizens on the ground of। अब हमारा मेन काम क्या प्रमोट करनी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये ब्रॉड प्रिंसिपल है। 16 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि द नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द स्टेट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड, ठीक है, रेजिडेंस, रिलीजन, race, caste, sex, place of birth, residence, and one more component is there that is called as residence or any of them, और एक है descent। ये 7 कंपोनेंट्स हैं। वहां थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यहां पे 2 और हैं, रेजिडेंस और डिसेंट, कि तुम कहां से आ रहे हो और कहां रहते हो, इन ग्राउंड्स पे भी तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किस मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो आपने आर्टिकल 16 में क्लॉज 1 में देख लिया जो ग्राउंड्स मेंशन है वो कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और 2 ग्राउंड और हैं, रेजिडेंस और डिसेंट। डिसेंट नहीं, डिसेंट। अब एक और ग्राउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज डोमिसाइल। मतलब तुम ओनली ऑन दोज ग्राउंड डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई और ग्राउंड पे कर सकते हो। तुम डोमिसाइल के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, परमानेंट लीगल रेजिडेंस। तो डोमिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंस। तो ये क्या होता है, परमानेंट लीगल रेजिडेंस। तो डोमिसाइल के ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। इट इज नॉट अ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, क्योंकि हमने क्या लिखा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में ये लिखा है। अब आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इट ऑल्सो सिंपली सेज दैट, इसको अगर पढ़ेंगे आप, एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है कि जो स्टेट है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजंस ऑन दोस ग्राउंड्स। तो ये ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 क्या प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारा 16 क्लॉज 1 था दैट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उसी का 2 कहां जा रहा है, इसमें गिरा जा रहा है कि ये इन ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए। तो अगर हम आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 पढ़ें, 2 प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 1 प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड 2 इज प्रमोटिंग नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स। तो जो इन दोनों आर्टिकल्स की लैंग्वेज है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की एंड 16 क्लॉज 2 की, उसकी लैंग्वेज कैसी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब वो स्टेट को मना कर रहे हैं, स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं कि स्टेट को ऐसा नहीं करना है। तो दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 आर नेगेटिव में स्टेट को मना कर रहे हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या इक्वालिटी ऑफ लॉ, या रूल ऑफ लॉ, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये उसकी उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 हैं, वो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ की लैंग्वेज बोल रहे हैं। सिमिलरली ये भी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की लैंग्वेज ही बोल रहे हैं। अब ये हमको क्लियर हो गया है। बस यहां पे 2 ग्राउंड्स हैं जो इसको अंडरलाइन कर लें ताकि पेपर में आपको का ये गलत ना हो। अब आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब जब आपने आर्टिकल 16 क्लॉज 1 2 तो उसके लिए रख लिए, स्टेट पे ऑब्लिगेशन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। 3 4, फिर 4A, 4B और ऐसे और हैं
ये स्टेट को पावर देते हैं कि हाउ यू कैन प्रमोट द रियल इक्वालिटी बाय real equality of opportunity by helping weaker sections so that they can equally participate in public employment. Weaker sections, marginalized section या backward classes. तो ये वाली कौन सी लैंग्वेज बोल रहे होंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो जो इनकी लैंग्वेज होगी दैट विल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, तो पहले दो आर्टिकल्स तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, बाकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की. अब जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज, दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज, एक सेकंड दे हमें, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जब हमारा ये संविधान आया तो हमने आर्टिकल 2 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना था. पर हमने रेजिडेंस को एक ग्राउंड ले लिया अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 और बोला स्टेट रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. इसका रीजन क्या था? एक स्टेट थी निजाम ऑफ हैदराबाद. अब उस निजाम ऑफ हैदराबाद में लोगों को जॉब्स देने के लिए, ताकि वो हैदराबाद इंडिया में मिल जाए एज अ प्रिंसली स्टेट, इंडिया का पार्ट बन जाए, तो हमने निजाम को वादा किया कि जो आपके कोई भी ग्रेड 3 और 4 की जॉब्स हैं वो आपके हैदराबाद के लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, जो कि वहां के क्या है, रेजिडेंट हैं, अगर वो डोमिसाइल नहीं भी हैं तो हमने उनके लिए प्रोविजन रखा कि स्टेट इस आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का यूज कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, बट दैट वाज ओनली अ टेम्परेरी प्रोविजन. तो ये वायलेशन नहीं है किसका? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का. इट इज अ टेम्परेरी प्रोविजन सो दैट किसी इमरजेंसी को एड्रेस किया जाए. जैसे ही लोग जॉब्स में आ जाएंगे, जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगा. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 लग सकता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का क्या है, वायलेशन है, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को डील करने के लिए ऐड किया गया था. तो इट इज नॉट अ वायलेशन, इट इज ओनली टू मीट द जो भी एक्सर्जेंसीज थी उस टाइम की, तो हमने ये चीज ऐड की. अब आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4. नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4. इसको समझते हैं क्या है आर्टिकल 16 क्लॉज 4. इसको समझते हैं ब्रॉड में. जैसे आर्टिकल 15 में हमें क्या दिया गया था, प्रोविजन दिए गए थे ताकि बाकी सेक्शंस की हेल्प हो सके. सेम हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी हेल्प करने की कोशिश की है. अब 16 क्लॉज 4 सिंपल चीज बोलता है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस इन केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो सिंपल काम खत्म कर दिया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में स्टेट उन सेक्शंस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन बना सकती है. यह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन है. अब बस बात यह थी कि जब यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस, तो इसको डील करने के लिए केस आया, इसका नाम क्या है, इंदिरा सहाने केस. इंदिरा सुहाने केस. इस केस में बताया गया कि कौन कौन सी कंडीशन का ध्यान में रखना है सो दैट रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लासेस इन केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, बार बार बोल रहा हूं ताकि ये आर्टिकल अगर पेपर में आते हैं तो आपके गलत ना हो. तो इस केस में पहली चीज बोली कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कौन सी बैकवर्ड होनी चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली. 15 वाले आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यहां नहीं लिखा था. तो इस केस में बोला कि क्लासेस क्या होनी चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा. कोई और क्लास नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए. ये हमने बाद में ऐड किया है, पर इस केस में बोला था ये अलाउड नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज संविधान में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग ही माने गए, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को नहीं माना गया था पहले. वो संविधान को अमेंड किया हमने बाद में, तो उसको ऐड किया. अब दूसरा था कि अगर ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए. दूसरा, ये पब्लिक इंप्लॉयमेंट में एडिक्वेटली, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में
एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होने चाहिए, मतलब उनका क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट ना हो तभी उनको रिजर्वेशन देनी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, जब आप ये दे रहे होंगे तो इनका जो कोटा है बैकवर्ड क्लासेस का 50% से नहीं बढ़ना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो आपको क्रीमी लेयर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू हैव टू अप्लाई द क्रीमी लेयर कंसेप्ट, तो यू हैव टू अप्लाई द क्रीमी लेयर कंसेप्ट, ताकि जो भी मान लो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें से जो टॉप वाले लोग हैं उनको कोटा नहीं मिलेगा, अगर उनको मिल गया तो कोटा क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या रिजर्वेशन क्या हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 4 प्रिंसिपल बताए कि पहले तो बैकवर्ड क्लासेस क्या होनी चाहिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनकी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर अप्लाई करो इन केस ऑफ ओबीसी। अगर नहीं करते हो तो दैट रिजर्वेशन विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और एक लास्ट बोला था कि इससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की। आपने रिजर्वेशन दी, उससे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड इट इज आल्सो मेंशन्ड इन द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 335। मतलब कहने का मतलब ये चीजें कहां रखी कंडीशंस, ये इंदिरा सहाने केस ने रखी। दीज 5 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दीज 5 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई क्या है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% सीट रिजर्व कर दी, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो उसमें बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन ओनली बी फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। फिर तो संविधान बदलना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना बात क्या है, सही है। और अब एक चीज और आती है, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। अब इसमें क्या बोला गया और 4B में क्या बोला गया, दोनों बता देते हैं। 16 क्लॉज 4A, 16 क्लॉज 4B। 4A में बोलते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन। इसमें बोलते हैं एक पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहाने केस में बोला था कि जो रिजर्वेशन है इट इज ओनली टू बी प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द जॉब। बाद में जॉब मिल गई, उसके बाद प्रमोशन होनी चाहिए, उसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो इंदिरा सहाने केस की जजमेंट को चेंज करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट की गई, तो हमने 16 क्लॉज 4 को ऐड किया। ये 77th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये भी लिख लें, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ऐड किया। कौन सा आर्टिकल, 16 क्लॉज 4A। पर्पस क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना, इसका क्या मेन पर्पस था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो इंदिरा सहाने केस में रिजेक्ट कर दी गई थी उसको ऐड किया जाए। ये 1995 में अमेंडमेंट आई, तो उसके बाद बोला गया कि तुम रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी दे सकते हो फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और ये चीज फिर आगे जाके चैलेंज की गई। एक केस था एम नागराज केस, उन्होंने बोला हां आप दे सकते हो क्या, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बट कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। पहला क्या स्टेप है उसका, पहला सिंपल था कि जो ये क्लासेस हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कहां पे, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। और पहला वही जो इंदिरा सहाने ने बोला था, ये क्या होना चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और इस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको जो थर्ड पॉइंट था कि जो ये सोशली बैकवर्ड हैं, ये रिजर्वेशन के कारण एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, और इसके लिए आपको क्या देना है, क्वांटिफाइबल डाटा भी देना है। तो एम नागराज में बोला कि आप दे दें रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पर 3 चीजें ध्यान में रखें, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ही होनी चाहिए, उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के कारण एफिशिएंसी पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, और इन तीनों के लिए आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए। अगर डाटा शो नहीं करेगा तो आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे सकते।
तो एम नागराज केस इज फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एंड जो इंदिरा साहनी था दैट इज फॉर द रिजर्वेशन इन जनरल एट द एंट्री लेवल। तभी हमने आर्टिकल जो 16 क्लॉज 4A को सही बोल दिया गया, बट इस कंडीशन को लगा दिया गया। और फिर आया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज समझें, जब हम ये पढ़ रहे हैं 16 क्लॉज 4 और A और B, जब आर्टिकल 16 क्लॉज 4B की बात होती है तो एक आइडिया आता है वर्टिकल रिजर्वेशन का, और एक आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। आपने रिजर्वेशन दी किसको? आपने डिवाइड कर दिया किसको? मान लो ये कौन से हैं? एससी के लिए, एसटी के लिए, वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए, वैसे आपने किसको दिया? बाकी जो जनरल कैटेगरी है आपने इनको दे दिया 10%, इनको दे दिया 20, इनको दे दिया 20, ऐसे दे दी रिजर्वेशन। अब एससी में आपने किस किस को दी? आपने ओबीसी में दी मान लो 23%, ओबीसी में किस किस को दी? दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल। आपने ओबीसी में डिवाइड की, आपने क्लासेस डिवाइड कर दी मुस्लिम ओबीसीज, आपने की स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, अब ऐसे डिवाइड करते रहे। ओबीसीज के बीच में डिवीजन कर दी, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वैसे कर रहे हैं ब्रॉड में तो वर्टिकल डिवीजन। अब कई बार क्या होता है, मान लो आपने रिजर्वेशन दी किसी को और वो सीट्स नहीं भर पाई, आपने रिजर्वेशन दी, उसकी सीट्स नहीं भर पाई इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आपने जो 10 सीट्स दी थी उसकी 2 ही भरी, 8 बच गई, आपने 8 अगली बार कैरी फॉरवर्ड कर दी अगले साल। तो जब कोटा बनेगा तो ये 8 सीट यहां पे ऐड हो गई, बाकी उस साल की सीट्स हैं, अब ये 8 ऐड होंगी तो इनका कोटा कितना बन जाएगा? 50% से ज्यादा। तो जब सीट्स पिछले साल की अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगी तो ये हो सकता है कि जो 50% का हमारा बेंचमार्क है वो वॉयलेट हो जाए। ऐसा हो सकता है ना भाई। अब मान लें आपने पिछले साल सीट्स दी 10 10 10 सभी को, मान लो 5 कैटेगरी थी, इनमें से सभी भर गई 10 10 10 10 और ये 2, ये 8 नहीं भरी, ये अगले साल चलेगी 8, अगले साल फिर कितनी सीट्स थी? सभी की 10 10 10, पर ये कितनी ऐड होगी साथ में? 8, तो कितनी बन गई? 10 10 10 10 और 18। अब आप देखेंगे कोटा कितना लाउड है, मान लो ये 2 क्या है? कोटा है, तो ये कितना हो गया है? ये सीट्स कितनी हो गई हैं? 30 और ये 58, और ये कितना है? 28, तो 28/58। तो अगर हम देखें 28/58, तो एज पर मान लेते हैं हमने जो कोटा देना है 28/58 कितना परसेंटेज आ रहा है? ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 48%, 48%। तो हमारा जो रिजर्वेशन है, मान लो हमने कितना दिया हुआ है? हमने दिया हुआ था 20/50%, तो हमारा कोटा था, हमने ये दिया हुआ था इन दोनों को रिजर्वेशन कितनी? 40% की। तो ये 20 था 50 में से, तो हमने 40% रिजर्वेशन दे दी। अगले साल भी हमने 40 दी, पर वो बढ़ के कितनी होगी? 48, तो वॉयलेशन हो गया ना। हमारा बेंचमार्क मान लो 40 है, तो हमने अगले साल भी 40 दिया, पर क्योंकि सीट्स कैरी फॉरवर्ड हो गई तो नंबर कितना आ गया? 48। तो वो 40 वाली बेंचमार्क को ब्रीच कर गया। मान लो हमने 40 वैसे मान लिया ना, वैसे 50 था, हमने 40 मान लिया यहाँ पे। तो अगर आप 40 था, अगले साल भी 40 दे रहे हो, पर पुरानी सीट्स ऐड हो गई, कितना बन गया? 48 बन गया। ये ब्रीच कर रहा है 40% को, पर इसको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो ब्रीच हुआ है ये उस साल का ब्रीच नहीं है, ये जो हमने सीट्स कैरी फॉरवर्ड की गई हैं उसके कारण ब्रीच हुआ है। तो हमने जो आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, उसमें बोला गया कि अगर सीट्स कैरी फॉरवर्ड होती हैं और उसका नंबर बढ़ जाता है कोई बेंचमार्क से, जो हमने माना है 40, वैसे वो 50 है, तो वो वायलेशन नहीं होगा। दैट नंबर ऑफ सीट्स विल बी अलाउड, मतलब कैरी फॉरवर्ड वाली पॉलिसी अलाउड की जाएंगी। दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। आया समझ में? तो ये हमारा क्या है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। और वैसे ही जब हमने आर्टिकल 16 की बात की, तो आर्टिकल 16 में भी हमने एक नया ऐड किया था आर्टिकल ईडब्ल्यूएस के लिए। दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एंड उसके बाद 6 ऐड किया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 6, वो किसके लिए है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो आर्टिकल 15 में ऐड किया था और सेम हमने यहां पे ऐड कर दिया है। और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर उसको भी बता देते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज जो 5 है, 6 तो आपको पता लग गया ईडब्ल्यूएस के लिए, सेम जो अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये किसके लिए? कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए।
पर जो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है ये कहता है कि जब हम आगे जाके आर्टिकल पढ़ेंगे सेकुलरिज्म वाले, वहां पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब्स होंगी। अगर मान लो वो ये रिलीजन स्टेट का सपोर्ट ले रहा है किसी तरीके से, तो वो मान लो स्टेट में आ गया। अब उस मान लो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जॉब्स की बात हो रही है, तो उन जॉब्स में तुम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बिकॉज वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खुद चला रही हैं रिलीजन्स, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने रिलीजन्स को एडमिनिस्टर करने का फंडामेंटल राइट है, तो तुम उनकी एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस ये समझ लें कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर हम बात करें वहां पे स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है रिलीजन को इन एनी सेंस, तो ऐसा नहीं कि स्टेट वहां पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां पे उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 5 and 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, जब हम आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं, दिस आर्टिकल एंड नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 18, ये दो आर्टिकल हैं, इनका जो कोर पर्पस है क्या प्रमोट करना है? इक्वालिटी। आर्टिकल 17 बोलता है हमें क्या बंद करनी है? अनटचेबिलिटी। पर इसने किस पे छोड़ दिया? जब तक लॉ नहीं बनाती कौन? पार्लियामेंट। तो उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, बट ये अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। मतलब ये क्या है? नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है क्या? दिस आर्टिकल इज नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी। लॉ बनाएगा कौन? पार्लियामेंट, या क्या बोल दो, सेंटर। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन कर रहा है? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए हमने बाद में लॉ भी बनाया था, आपको सुना होगा आपने, दैट लॉ वाज बेसिकली द लॉ दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और उसको हमें बाद में चेंज कर दिया था सिविल राइट्स एक्ट 1970। तो पहले आया था, इसके लिए इसको अबॉलिश करने के लिए एक्ट आया था अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट 1955। जब देश आजाद हुआ तो हम लेके आए, क्योंकि पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड देन लेटर वी कन्वर्टेड दिस एक्ट, अमेंडेड दिस एक्ट एंड मेड इट एज सिविल राइट्स एक्ट, दिस सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1970। तो ये 1970 का एक्ट है, वो 1955 का एक्ट है। बस उसके बाद एक और एक्ट आया था, एससी एंड एसटीज एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989, वो भी अनटचेबिलिटी को ही अबॉलिश कर रहा है इनडायरेक्टली। एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1990, जो बड़ा 1989, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। मतलब आपको बस इसमें याद रखना कि अनटचेबिलिटी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। द अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहां पे डिफाइंड है? जो ये एक्ट है उसमें बताया गया क्या होती है अनटचेबिलिटी। और सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने जजमेंट में बोला है कि अनटचेबिलिटी ये कौन से वाली है? जो हमारी इंडिया में होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। जैसे आप हैं, फॉर एग्जांपल, आपको क्लास में बैठने से मना कर दिया, आप बोला मेरे साथ क्या करो, अनटचेबिलिटी कर रहे हो, वो वाली अनटचेबिलिटी नहीं है। ये अनटचेबिलिटी का कंटेक्स्ट है, एंड दैट कंटेक्स्ट इज इंडियाज कास्ट सिस्टम। उस अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आपके साथ, पर अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कास्ट जो इंडिया की हिस्ट्री में एक्सपीरियंस की गई है, और फॉर टू एंड दैट अनटचेबिलिटी वी आर प्रमोटिंग दिस राइट, आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी का बड़ा एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है इंडिया के मायने में, तो उसको ध्यान में रखना है। आया समझ में? दिस इज आर्टिकल 17। बस याद कर लेना, इट इज नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, not defined in the constitution untouchability. It will be implemented when law is made by the parliament, center and not state. And what
untouchability, it has a contextual meaning related to caste system and we made different acts to end this untouchability. और ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं आर्टिकल 17 और 18, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18 सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जो राइट टू इक्वालिटी का क्लासिफिकेशन है उसका लास्ट राइट दैट इज आर्टिकल 18, दैट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. अब देखें ना, जब मिडिवल टाइम्स था वहां पे टाइटल लिए जाते थे किंग्स द्वारा. आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप कि किसी किंग ने टाइटल लेना है, अशोक ने टाइटल लिया, चोला अंपायर ने टाइटल लिया, सभी टाइटल लिए अपने अपने. महाधिराज, ये क्या टाइटल हैं? राज, अधिराज, ये टाइटल्स थे जो किंग की सुप्रीमेसी शो करते थे. शो करते थे कि इंसान कुछ सुपीरियर है, सुपरमैन है, और कुछ क्या है. एंड दैट इज बेसिकली द अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. और इसको खत्म करने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए हमने बोला कि देश आजाद हो गया, आज के बाद कोई भी टाइटल्स नहीं लेगा, कोई भी टाइटल्स नहीं लेगा. हम पढ़ते हैं, पहले यूपीएससी में प्री में पूछा जा चुका है कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड की गई हैं इस प्रोविजन में, किसको लेके, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं टाइटल्स पे. उसको करने के लिए पहली चीज समझते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइटल्स एंड अवार्ड्स. पहले समझते हैं टाइटल्स और अवार्ड में क्या डिफरेंस है. भाई अगर मान लो आपने आप सुना होगा अवार्ड मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वो अवार्ड हैं या टाइटल्स हैं? इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है. जो टाइटल्स हैं इनका क्या होता है, जब आपको टाइटल मिलता है इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ आपका सुपीरियोरिटी को शो करने के लिए मिलता है. मतलब आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब ये आपकी अवार्ड्स मिलते हैं आपकी मेरिटोरियस सर्विसेज को रेंडर करने के लिए. आपने मान लो कोई ब्रेवरी दिखाई तो आपको दे दिया परमवीर चक्र. तो मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड गिवन बाय सेंटर और स्टेट. तो आपने कोई अच्छा काम किया, आपके नाम का भारत रत्न लगाया बिकॉज आपने साइंटिफिक अचीवमेंट्स की. These are meritorious services. It can be a kind of a bravery, it can be a scientific invention, कुछ भी हो सकता है. और जब ये अवार्ड होते हैं इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि भाई हाँ इसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर को मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो अगर अवार्ड मिलते हैं वो मेरिटोरियस होते हैं, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज सोशल आइडेंटिटीज, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स. और जब ये मिलते हैं अवार्ड, तो ये अवार्ड इंसान अपने नाम के आगे प्रीफिक्स आगे लगाता है या पीछे लगाता है. टाइटल्स जैसे पद्म भूषण XYZ पद्म भूषण, तो उसको प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरह लगा सकता है इंसान. पर ऑन द अदर हैंड टाइटल्स आर वेरी डिफरेंट. टाइटल्स आर बेसिकली उसमें जो टाइटल्स में है, इट इज नॉट फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय समबडी. It is not for the meritorious services rendered by the somebody, और स्टेट नहीं देता, स्टेट सेंटर. yes, meritorious services rendered by somebody to state और सेंटर, तो वो स्टेट उनको दे देता है, कन्फर कर देता है. पर यहां पे क्या होता है, कंट्री की टाइटल मिलते हैं कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, नॉट फॉर दोज सर्विसेज. और यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन दोज ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस. और जिसको टाइटल मिल जाता है दैट पर्सन इज बेसिकली वो टाइटल होल्डर बन जाता है, वो टाइटल होल्डर बन जाता है. मतलब प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाना मतलब इंसान का नाम ही उस टाइटल से जुड़ जाता है. तो ये डिफरेंस होता है टाइटल एंड अवार्ड्स में. हमारे इस आर्टिकल में अवार्ड्स पे क्वेश्चन नहीं है. किन पे क्वेश्चन है? टाइटल्स बैन की हैं, बिकॉज टाइटल आपकी कोई ना कोई सोशल आइडेंटिटी के बेस पे मिलते हैं, आपकी कोई एफर्ट्स पे नहीं मिलते हैं. और वो डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकते हैं, और वो कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को लेके होते हैं, ना कि सर्विसेज को लेके होते हैं. और इसीलिए संविधान के आर्टिकल 18 में बोला गया है, तो आप बस ये समझ लें क्या होता है अवार्ड और टाइटल में डिफरेंस. जो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के देता है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए. तो पहला तो बोलता है ये स्टेट पे
प्रोहिबिशन लगाता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट कि उसको कोई भी अवार्ड नहीं देने हैं, सॉरी, उसको कोई भी टाइटल्स नहीं देने। अवार्ड तो सही चीज है ना, तो इट प्रोहिबिट्स टाइटल्स कि स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बडी वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन, टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, क्योंकि वो क्या बन जाते हैं अपने आप में, अवार्ड बन जाते हैं। तो इसने बोल दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक, मिलिट्री और एकेडमिक, ए इज एकेडमिक, ऑन एनीबडी सिटीजन और नॉन सिटीजन। दूसरा बोलता है इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम एनीबडी आउटसाइड द कंट्री, किसी और कंट्री से, दुनिया की, फ्रॉम एनी कंट्री, तुम उस कंट्री से टाइटल भी नहीं ले सकते हो अगर तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तीसरा है अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में कोई ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, अगर उसको कोई टाइटल लेना है बाहर से, क्योंकि इंडिया में तो दे नहीं पाएगी, फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, देन दैट पर्सन हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, permission of the president, then that person has to take a permission of the president, or no citizen or foreigner holding any of the profit, अगर चौथा है बोलता है, ये तो क्लियर हो गया ना कि स्टेट कोई टाइटल नहीं दे सकता, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल बाहर से नहीं ले सकता, कोई फॉरेनर जो इंडिया में है वो बाहर से टाइटल ले सकता है तभी जब वो प्रेसिडेंट का कंसेंट ले। चौथा है कोई भी नो फॉरेनर और सिटीजन जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है इंडिया में, और बाहर से कोई भी इमोल्यूमेंट्स, बाहर से कोई भी इमोल्यूमेंट्स या बाहर से कोई भी प्रॉफिट इमोल्यूमेंट्स प्रेजेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दोबारा बता देते हैं चारों, फिर आर्टिकल 18 हमारा खत्म हो जाएगा। पहला है अगर इसके बोला कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकती, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, इंडिया की स्टेट। दूसरा, कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी भी स्टेट से, बाहर की स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। तीसरा, अगर कोई फॉरेनर है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो बाहर से टाइटल तभी ले सकता है जब वो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेगा, बिना कंसेंट के वो टाइटल बाहर से नहीं ले सकता। चौथा, नो इंडियन और फॉरेनर जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है इंडिया में, वो बाहर से कोई भी प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट और ऑफिस नहीं ले सकता अनलेस और अनटिल वो प्रेसिडेंट का कंसेंट ले। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जजमेंट में अपनी कि जो आपको मिल रहे हैं ये अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाना है, अगर लगाया तो अवार्ड आपसे वापस छीन लिए जाएंगे। दो दीज आर अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल्स, पर इनको तुम प्रीफिक्स और सुफिक्स नहीं लगा सकते। तो दीज आर बेसिकली द आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 एंड 18। आया समझ में? नाउ इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नया आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां से स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या है? यही आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। उसमें पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बहुत सारी फ्रीडम्स हैं, तभी इस राइट को क्या बोल देते हैं? डेमोक्रेटिक राइट, क्योंकि जब ये राइट होगा तभी डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, बिकॉज यहां सिटीजन्स को बहुत सारी पावर दी हैं टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। इनके थ्रू सिटीजन्स गवर्नमेंट पे चेक रख सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, तभी दीज राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक राइट्स। बट आई होप आपको, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 20 को, 21 को। बट उससे पहले मैं बता रहा हूं जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 18 में जो हमने कोर पढ़ा है, दैट कोर ऑफ आर्टिकल 18 इज बेसिकली ये चार चीजें हैं जो हमने आपको अभी बताई हैं, ये आपको अभी पता लग गई हैं, इसको हम बाद में करते हैं। आर्टिकल 17 वाज अनटचेबिलिटी, वो भी आपको पता है कि कैसे वो अनटचेबिलिटी इज बेसिकली responsibility of center or parliament to make a law. It is non self executory. Untouchability is not defined
एंड इट इज अनटचेबिलिटी इज अ कंटेक्चुअल मीनिंग रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और हमने एक्ट भी बनाए हैं। 16 के अंदर में देखा था 16 1 2 हैं, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 3 4 4 ए बी 5 और 6 हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की लैंग्वेज। सेम है, पहले दो मना करते हैं, बाकी क्या है स्टेट की डिस्क्रिप्शन है वो हेल्प करना चाहती है कि नहीं। सिमिलरली आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 2 और बाकी है 3 4 और हमारा 5। वैसे आर्टिकल 14 के दो हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो इंग्लिश से आया है, ब्रिटेन से आया है, इंग्लिश लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज द फीचर ऑफ, हमने यूके से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का फीचर है जो हमने यूएस से लिया है, क्योंकि वहां पे डिक्टम आता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि कल होगी टुमारो एट 5:30 AM। तो इन लेक्चर्स को सुनते रहें और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और बढ़ाते रहें। इंश्योर करें जो सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल है उस पर समय एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, यू कैन सॉल्व दोज एमसीक्यूज, ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, ताकि उसको इंप्रूवमेंट अभी हो जाए, एग्जाम में जाके चेक नहीं करना है। नाउ दिस इज द टाइम टू चेक योर प्रिपरेशन, नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।